जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे अन्य साथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थी मित्र और देश के हर कोने से जुड़े हुए इस वर्चुअल समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था। ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है, कई रिफॉर्म्स किए गए हैं। भारत में किसान को बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह
पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे एफपीओज अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, आज 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में कार्यरत है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान, IARI झारखंड, IARI असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी, उनकी क्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि और इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है, हाल में इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। आपको याद होगा, यहां बुंदेलखंड में मई के महीने में टिड्डी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था। और पहले तो ये टिड्डी दल यानी अपने आप में खबर आती है जब टिड्डी दल आने वाला है तो रात रात किसान सो नहीं पाता है, सारी मेहनत मिनटों में तबाह कर देता है। कितने ही किसानों की फसल, सब्जियां बर्बाद होना बिल्कुल निर्धारित हो जाता है। मुझे बताया गया है कि बुंदेलखंड में करीब करीब 30 साल बाद टिड्डियों ने हमला किया, वरना पहले इस क्षेत्र में टिड्डियां नहीं आती थी। साथियों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 10 से ज्यादा राज्य टिड्डी दल या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए थे। जितनी तेजी से ये फैल रहा था,
उस पर सामान्य तौर तरीकों, पारंपरिक माध्यमों से नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल था। और जिस प्रकार से भारत ने ये टीडी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत वैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार से संभाला है, अगर कोरोना जैसी और चीजें न होती तो शायद हिंदुस्तान के मीडिया में हफ्ते भर इसकी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई होती। इतना बड़ा काम हुआ है। और ऐसे में टीडी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पर काम किया गया, झांसी समेत अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए, किसानों तक पहले से जानकारी पहुंचे इसका इंतजाम किया गया। टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रे वाली स्पेशल मशीनें होती हैं, वो भी तब हमारे पास इतनी संख्या में नहीं थी, क्योंकि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं। सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों आधुनिक मशीनों को खरीदकर झीलों तक पहुंचाया। ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, केमिकल हो, दवाइयां हो, ये सारे संसाधन लगा दिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। इतना ही नहीं, ऊंचे पेड़ों को बचाने के लिए बड़े क्षेत्रों में एक साथ दवा का छिड़काव करने के लिए दर्जनों ड्रोन लगा दिए गए, हेलीकॉप्टर तक के दवाई छिड़काव किया गया। इन सारे प्रयासों के बाद ही भारत अपने किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने से हम बचा पाए हैं, हम बचे हैं। स्थानीय ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हो, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा रिसर्चर्स को, युवा वैज्ञानिकों को निरंतर एक समर्पित भाव से वन लाइफ वन मिशन की तरह काम करना होगा। बीते 6 साल से ये निरंतर कोशिश की जा रही है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो। गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। अब कैंपस से लेकर फील्ड तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्वविद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसके लिए भी अनेक जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना हमेशा से, सिर्फ लक्ष्मीबाई के जमाने से नहीं, हमेशा से बुंदेलखंड अगुवाई करता रहा है। बुंदेलखंड की यही पहचान रही है कि कोई भी संकट के सामने मुकाबला करना। कोरोना के खिलाफ बुंदेलखंड के लोग भी डटे हुए हैं। सरकार ने भी प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो।
गरीब का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को जैसे देश के अन्य भागों में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आपके यहां भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड की करीब करीब 10 लाख गरीब बहनों को इस दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। लाखों बहनों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अब तक किया जा चुका है, जिसके तहत लाखों कामगार साथियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत यहां बुंदेलखंड में भी सैकड़ों तालाबों को ठीक करने और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। साथियों, चुनाव से पहले जब मैं झांसी आया था, तब मैंने बुंदेलखंड की बहनों से कहा था कि बीते 5 वर्ष शौचालय के लिए थे और आने वाले 5 वर्ष पानी के लिए होंगे। बहनों के आशीर्वाद से हर घर जल पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी और एमपी में ये बुंदेलखंड फैला हुआ है। ये बुंदेलखंड के सभी जिलों में पानी के स्रोतों का निर्माण करने और पाइपलाइन बिछाने का काम निरंतर जारी है। इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 500 जल परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। पिछले 2 महीने में इनमें से करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। जब ये तैयार हो जाएगी तो इससे बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना पर भी काम चल रहा है। झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर, इसके साथ साथ पश्चिम यूपी के सैकड़ों गांवों में जल स्तर को सुधारने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजना पर काम जारी है। साथियों, बुंदेलखंड के एक और बेतवा बहती है और दूसरी ओर केन नदी बहती है। उत्तर दिशा में मां यमुना जी हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि इन नदियों के पानी का पूरा लाभ पूरे क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस क्षेत्र के भाग्य को बदलने की बहुत ताकत है। इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब बुंदेलखंड को पर्याप्त जल मिलेगा तो यहां जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब वीरों की ये भूमि झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यानी एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गूंजेगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार
बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर यूनिवर्सिटी के नए भवन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को आप हमेशा याद रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।